नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। विज्ञान की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कार्य तक डिस्कस कर लिया था। कार्य के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं और आफ्टर दिस हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियमों पे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कार्य के बारे में हम एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर बनता रहता है और लोगों को दिक्कत होती रहती है। कार्य, वर्क क्या होता है भाई? तो कार्य जो होता है ये किसी वस्तु पर बल लगाकर कार्य क्या है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या मतलब है इसका? कि कार्य तब होगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल के साथ उसमें विस्थापन हो। ठीक है, या हम यहाँ कह सकते हैं W बराबर होता है F इंटू एस या F इंटू डी, कुछ भी लिखा जा सकता है। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? इसी को हम कहते हैं जूल। इसी को क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है, न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है जूल। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा अर्ग। क्या हो जाएगा भाई? अर्ग हो जाएगा। और एक जूल ये बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। ठीक है ना, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। ठीक, और क्या हमने बात की थी कि किसी वस्तु द्वारा कार्य जो होता है, कार्य ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य होता है। ये डिपेंड करता है किस पर? विस्थापन पर। अगर विस्थापन जो है, विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में हो, लगाए गए बल की दिशा में हो, लगाए गए बल की दिशा में हो तो कार्य क्या रहेगा भाई? तो कार्य रहेगा पॉजिटिव। ठीक है ना। यदि विस्थापन लगाए गए बल के विपरीत दिशा में हो, विस्थापन लगाए गए बल के विपरीत हो, लगाए गए बल के विपरीत हो, ठीक है ना, लगाए गए बल की दिशा के विपरीत हो तो क्या होगा? तो कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ढलान पर कोई गाड़ी चढ़ रही है, आधी दूर चढ़ी, वहाँ से इंजन बंद हो गया, गाड़ी पीछे आ गई, तो बल लगा रहा था ऊपर की ओर, गाड़ी चली आई नीचे की ओर, तो कार्य कैसा हो गया? ऋणात्मक। कार्य शून्य कब होगा? इसके लिए 3 दशाएं हैं। जब विस्थापन 0 हो, जब विस्थापन क्या हो? विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। जब जो है, जैसे मान लीजिए कोई स्थान A है और कोई स्थान B है, यहाँ से कोई वस्तु ले जाकर B स्थान पर रखी गई, A से B पर रखी गई और पुनः B से A पर ले आई गई, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो या वस्तु के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। ठीक है ना। इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। कि हम कोई सामान बिंदु A से ले जाकर बिंदु B पर रखें या स्थान A से ले जाकर स्थान B पर रखें, फिर B से उठाकर ले आए A पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा? उस वस्तु में विस्थापन शून्य होगा और उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तीसरी कंडीशन ये होती है जब विस्थापन लंबवत हो। विस्थापन जो है ये क्या हो? लंबवत हो, लगाए गए बल के लंबवत हो। हम कोई चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ फेंके, हमारे हाथ में पुनः नीचे आ जाए, हाथ में पहुंच जाए, तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा? लगाए गए बल के लंबवत हो रहा है, तो इस दशा में भी कार्य क्या होता है? शून्य होता है। आई बात समझ में? अब मैक्सिमम कार्य कब होगा? किसी वस्तु के द्वारा अधिकतम कार्य कब होगा? अधिकतम कार्य तब होगा जब विस्थापन एक सरल रेखा में हो, जिधर की तरफ बल लगा रहे हैं उधर की तरफ एक सरल रेखा में विस्थापन होता है तो कार्य अधिकतम होता है।
जब लगाए गए बल की दिशा में सरल रेखा में विस्थापन हो, तो ऐसी दशा में कार्य क्या होता है? अधिकतम होता है। अर्थात 180 डिग्री पर अगर विस्थापन हो रहा है तो इस दशा में कार्य क्या होगा? तो इस दशा में कार्य मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। बताइए, ये बातें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि कार्य कब धनात्मक होता है, कार्य कब ऋणात्मक होता है, कार्य कब शून्य होता है। ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है भाई, यहाँ से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न गलत ना हो और आप अच्छे से जो है प्रश्न सही करके वहाँ पर आएँ। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिएगा, आगे यहाँ से आपसे और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इतने प्रकार के फैक्ट यहाँ से अमूमन बनते हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे जो है न्यूटन के गति विषयक नियमों पर। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने गति के विषय में कितने नियम दिए हैं? तो गति के विषय में 3 नियम दिए हैं, जिसको जो है न्यूटन के गति के नियम कहे जाते हैं। क्या है ये, इनका रोल क्या है? चलिए देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम कितने नियम हैं भाई? तो 3 नियम। 3 नियम। ठीक, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तृतीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु में स्थिर रहने की क्वालिटी। कोई बड़ा सा पत्थर है, बहुत काफ़ी समय तक वहीं रहेगा। कोई छोटा पत्थर है, बहुत कम समय तक वहीं रह सकता है अगर उस पर कोई बाह्य बल लगा दिया जाए। ठीक है ना। तो जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण स्थिर रहने की क्वालिटी। ठीक, तो पहला नियम है जड़त्व का नियम। इसमें यह बताया गया कि कोई वस्तु अगर गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। अगर गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है ना, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कोई बाह्य बल कार्य ना करे। समझ में आई बात? तो यहाँ से हम एक बात जानते हैं कि बल क्या होता है। तो बल की परिभाषा यहाँ से मिल जाती है कि बल भाई एक प्रकार का धक्का है, खिंचाव है, जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, तो यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है। अब इस पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित हैं इसको देखिएगा। जैसे टहनी के हिलाने पर फल नीचे आ जाते हैं। हिलाने पर फल नीचे आ जाते हैं। ठीक है, टहनी के हिलाने से फल नीचे आ जाते हैं। और क्या होगा? चलती बस के अचानक रुकने से उसमें बैठा हुआ आदमी आगे की ओर झुक जाता है, या बस के
अचानक चलने से बैठा हुआ आदमी पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये भी हो जाएगा। चलती बस के रुकने पर बैठा आदमी झुक जाता है। ठीक। तीसरा क्या होगा? तीसरा जैसे कंबल से धूल अलग करने के लिए कंबल को डंडे से पीटते हैं। कंबल से धूल अलग करने के लिए पीटा जाता है। ठीक है ना, कंबल से धूल अलग करने के लिए उसे पीटा जाता है। और क्या हो सकता है बताइए? देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सिस्टम से इस चीज़ों को लिख दिया क्योंकि लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। तो इसमें देखिएगा जो है कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो इसका मतलब बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है? तो ये प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? जैसे टहनी को हिलाने से फल नीचे गिर जाता है। चलती बस में अगर कोई आदमी बैठा है और बस अचानक रुकी तो आदमी आगे की ओर झुक जाएगा, या बस खड़ी है और बस अचानक चली तो आदमी पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक है ना। ठोकर लगने से हम आगे की ओर गिर जाते हैं, और कंबल से धूल को अलग करने के लिए उसको डंडे से पीटा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों ने और देखा होगा कि अगर कांच की खिड़की पर गोली दागी जाती है तो केवल एक छेद होता है, जबकि पत्थर मारने से पूरा का पूरा ग्लास टूट जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये प्रथम नियम के एग्जाम्पल हो गए। द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, मतलब जितना संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही उस वस्तु में बल काम करेगा, ये बात कही गई है। तो जब इस चीज़ को हम हल करेंगे तो एक व्यंजक हमको मिलेगा F बराबर m इंटू ए। तो ये बल का व्यंजक है, और बल का व्यंजक किस नियम से मिलता है? तो बल का व्यंजक हमको मिलता है न्यूटन के किस नियम से? द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से। और इसके साथ ही यहाँ संवेग और आवेग की भी बात कही गई है। ठीक है ना। तो संवेग और आवेग इन सब की चर्चा किस नियम में की गई है? तो ये न्यूटन के द्वितीय नियम में की गई है। इसके उदाहरण देखिएगा भाई, गाड़ियों में जो है झटकों को कम करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, जिसको हम साकर गलती से बोलते हैं। तो जैसे कोई गड्ढा पड़ा या कोई पत्थर पड़ा तो साकर दब जाता है, जिससे हमको झटका कम लगता है और हम जो है सुरक्षित रहते हैं। दूसरा क्या है? बॉलिंग करते समय जो है खिलाड़ी थोड़ा सा दौड़ता है। संवेग का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी क्या होता है? दौड़कर तब बॉलिंग करता है। ठीक है ना। अगला है, गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं। आई बात समझ में? तृतीय नियम की अगर बात करें तो तृतीय नियम जो है इसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलेंगे इसको? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसमें कौन कौन सी घटनाएं इस पर आधारित हैं? तो जैसे जो है बंदूक से गोली दागने पर जो है बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। नाव है, उससे किनारे पर कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। कुएं से पानी खींच रहे हैं तो रस्सी टूटी तो आदमी बैक साइड गिर जाता है। ठीक है ना। कोई आदमी अगर नदी में तैर रहा है तो इसका मतलब वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गए न्यूटन के गति विषयक नियम। इन पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित हैं और कौन कौन से नियम हैं ये पूछा जाता है। तो आप इनको बाकायदा एग्जाम्पल के थ्रू वीडियो को देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखिए। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है उत्तोलक वगैरह पे, बल आघूर्ण और उत्तोलक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को।